नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योग्राफी, और आज होगा आपका टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है ना, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा चाबहार पोर्ट। आप जानते हैं ये भारत बिल्ड कर रहा है ईरान में। तो लिखा हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है। तो एक लिखा हुआ गल्फ ऑफ अदन। अब गल्फ ऑफ अदन अगर देखेंगे ना तो ये आपका दूसरी साइड लगता है, जहाँ पर आपका यमन है वहाँ पे लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता। पर्शियन गल्फ अंदर की तरफ है, ईरान की तरफ अंदर की तरफ है, और जो चाबहार पोर्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, बीच में लगेगा हार्मूज जल संधि या हार्मूज स्ट्रीट लगती है। गल्फ ऑफ ओमान ये सही हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा अभी मैप में। और गल्फ ऑफ अकाबा ये आपका जॉर्डन की तरफ है। जॉर्डन का एकमात्र जो बोल सकते हैं जहाँ से वो सी से कनेक्टेड होता है, समुद्र से कनेक्टेड हो जाता है, तो वो है गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ पर, ये इस वाले पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो ये है आपका कांडला पोर्ट गुजरात में, और मुंबई पोर्ट। और यहाँ से हम क्या करते हैं बीच में, तो हम जानते हैं ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमें ट्रेड करने देगा नहीं मिडिल एशिया के साथ, ये बोल सकते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, अफगानिस्तान ईरान के साथ। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट है आपका, ठीक है ना। ग्वादर पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है बलूचिस्तान की तरफ, और उसी के बगल में ईरान की तरफ हम बिल्ड कर रहे हैं चाबहार पोर्ट। तो यहाँ पर अंदर की तरफ पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, बाहर की तरफ ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे ओमान देश आता है आपका, और यहाँ पे हार्मूज जल संधि, हार्मूज स्ट्रीट है। तो चाबहार जो पड़ता है वो आपका ओमान की खाड़ी की तरफ पड़ता है, ये आपने याद रखना है। अब ये क्या है कि यहाँ पर आपका पोर्ट है, यहाँ से हम सामान ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका देखने को मिलेगा एक रूट है, रेलवे ट्रैक है, जो आपका जहदान होते हुए जाएगा ईरान में यहाँ पर, और फिर यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगा जो आपका बोल सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जो डेलाराम, कांधार, काबुल, इन सबको कनेक्टेड करते हुए हम हमारी जो रीच हो जाएगी वो सेंट्रल एशिया की तरफ हो जाएगी या मिडिल एशिया की तरफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट बोल रहा है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन बोल रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ट्रॉपिकल ड्राई, डेसिडियस बोल रहा है। डेसिडियस मतलब होता है पर्णपाती, एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण। दीज आर मिक्सचर ऑफ द ट्रीज एंड ग्रासेस। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ पाई जाती है, पेड़ और बोल सकते हैं घास पाई जाती है। 27 डिग्री आपका क्या है एवरेज, बोल सकते हैं एनुअल टेम्परेचर, तो ट्रॉपिकल ही होगा। इतना तो क्लियर है, चारों भी ट्रॉपिकल है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एनुअल रेन फॉल जो कि 100 to 200 होगी। अब ये एवरग्रीन नहीं हो सकता, एवरग्रीन के लिए आपका 200 से ऊपर चाहिए, 250 के आसपास चाहिए आपकी बारिश जो होनी चाहिए एनुअल रेनफॉल। तो एवरग्रीन हो नहीं सकता आपका, सेमी एवरग्रीन भी नहीं हो सकता, और क्योंकि बारिश है तो ड्राई भी नहीं हो सकता। तो एक ही बचा कौन सा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो आंसर वही बन जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, आगे चलते हैं। और कहाँ पे पाए जाती है, देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो डेसिडियस पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे आपका फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा की तरफ। और कुछ था यहाँ पे ड्राई डेसिडियस में, देख लीजिए यहाँ पर जो precipitation होता है, मतलब जो एनुअल रेनफॉल होता है 70 to 100 के आसपास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। कौन सा लैंडलॉक नहीं है, लाओस तो है। लाओस आपका आसियान की तरफ आता है, आसियान देश है। और लाओस आपका बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे आपके देश आते हैं, कंबोडिया, आपका वियतनाम आता है, तो वहाँ पे लाओस आ जाता है। अंदर की तरफ है बिल्कुल, ये ऊपर की तरफ चाइना है। सर्बिया अगर देखेंगे तो सर्बिया भी लैंडलॉक्ड है, ये यूरोपियन देश है। इथियोपिया की बात करें लैंडलॉक्ड है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। कंबोडिया, कंबोडिया नहीं, कंबोडिया जो लगाता है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड से इसकी बोल सकते हैं सी बाउंड्री लग जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा, लैंडलॉक नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे इथियोपिया, इथियोपिया ये अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ जो देश लगता है वो लगता है एक एरिट्रिया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूँ, यहाँ पे एरिट्रिया है, फिर यहाँ पे जिबूती छोटा सा देश लगता है, और यहाँ पे सोमालिया है। और इन चारों देशों को बोल सकते हैं साथ में मिलकर बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उसके बाद देखेंगे, अगर लाओस देखें तो लाओस अंदर की तरफ है, और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे कंबोडिया, और कंबोडिया यहाँ पर इसकी राजधानी फोनम फेन, और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। इसमें साफ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है लाओस, और लाओस जो बाउंड्री शेयर करता है वो चाइना से करता है, एक वियतनाम से करता है, यहाँ से थाईलैंड लग जाता है, नीचे से कंबोडिया लग जाता है। और कंबोडिया क्या करता है, यहाँ से गल्फ ऑफ थाईलैंड से बोल सकते हैं कि उसको एक सी रूट मिल जाता है। तो कंबोडिया नहीं है आपका लैंडलॉक।
भू अवरुद्ध जिसे बोला जाता है। सर्बिया की अगर बात करें, सर्बिया आपका है यहाँ पर, सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है, और यहीं पर आपको अल्बेनिया दिखेगा, आपका मैसेडोनिया दिखेगा, आपका बुल्गारिया दिखेगा, इसके क्या है, पड़ोसी देश है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है सेकेंड वेव्स आर द कंप्रेशनल वेव्स दैट आर लॉन्गिट्यूड इन द नेचर, प्राइमरी वेव्स आर शेयर वेव्स दैट आर ट्रांसवर्स इन द नेचर। ये बात कर रहा है आपका अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं एक्चुअल में वो ट्रांसवर्स होती हैं, और कैसे होती है, शेयर वेव्स होती है, मतलब आपका इस तरीके से क्या होती है, ऊपर और नीचे की तरफ क्या होता है, मोशन होता है। और प्राइमरी वेव्स होती है आपकी कंप्रेशनल, आगे पीछे करती है, और लॉन्गिट्यूड होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ये अनुप्रस्थ कहा जाता है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको, तो ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं पहले। देखो, सेस्मिक वेव्स की अगर बात करें तो ये रिलेटेड होती है अर्थक्वेक से, और ये आपको देखने को मिलेंगे क्रस्ट की तरफ। जो आपका अर्थ होता है उसमें तीन तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली क्रस्ट होती है, उसके बाद आपका बीच वाला मेंटल होता है, और सबसे अंदर होता है कोर। कोर भी दो में होता है, जो आउटर कोर होता है, जो आउटर कोर होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आपका इनर कोर होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, डेंसिटी की वजह से, जब घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे लिखा हुआ है, एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ लेयर्स आर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, मैग्मा मूवमेंट हो जाए, लार्ज लैंडस्लाइड्स हो जाए तो ये देखने को मिलता है, या फिर ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन हो जाए तब आपको सेस्मिक वेव्स देखने को मिल सकती है। अब आगे लिखा हुआ है, फिनोमेना जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का, जो आप बोल सकते हैं परावर्तन और अपवर्तन का। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है अर्थ के इंटीरियर में। और आगे लिखा हुआ है, दीज टर्म सेस्मिक वेव्स आर अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफन यूज द इंटरचेंजेबली। अब देखो, एब्रप्ट रिलीज ऑफ द एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉल्ट, फॉल्ट लाइन में दिखा दूंगा, जहाँ पर एक्चुअल में इस तरीके की फॉल्ट लाइन होती है, तो जहाँ से अलग होती हैं दो प्लेट्स, ठीक है ना, या अलग हो जाएगी, क्रिस्टल लेयर बनती हैं, ये आपका शार्प ब्रेक देखने को मिलता है क्रिस्टल लेयर्स में। और आगे चलते हैं, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, ये फॉल्ट है जहाँ पे आपका ब्रेकेज देखने को मिलेगा, और जहाँ पर भूकंप एक्चुअल में पैदा होता है उसे बोलते हैं फोकस, जहाँ पे होता है ये हाइपोसेंटर बोलते हैं। और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे होता है, जहाँ पर सरफेस में वो पहली बार महसूस होता है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब जो वेव्स सबसे पहले प्रोड्यूस होती हैं सेस्मिक वेव्स, वो होती है प्राइमरी वेव्स, ठीक है, सबसे पहले अराइवल होता है इनका। और जैसे मैंने बताया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और ये बोल सकते हैं सभी मीडियम में चल सकती है, चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो, इन सब में चल सकती है। फिर एस वेव्स प्रोड्यूस होती है आपकी, ये एस वेव्स जो होती है ये आपकी ट्रांसवर्स होती है, और ये केवल आपका सॉलिड से चल सकती है। उसके बाद जैसे सरफेस पे आती है तो सरफेस वेव्स कहलाती है, ये भी आपकी ट्रांसवर्स होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा तेज होती है, प्राइमरी वेव्स की स्पीड एस वेव से ज़्यादा होती है। तो जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए अर्थक्वेक को दो, जब आपकी सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो एक बॉडी वेव्स होती है और एक होती है सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स की अगर बात करें, बॉडी वेव्स की अगर बात करें तो मैंने अभी बता दिया, इसमें पहली होती है प्राइमरी वेव्स, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और सेकंड होती है सेकेंडरी वेव्स, जो ट्रांसवर्स मीडियम में होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ, आगे दिखा दूंगा मैं आपको। तो प्राइमरी वेव्स की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्या होती है, तेज होती है, फास्टेस्ट होती हैं, और सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं सेस्मोग्राफ में। सेस्मोग्राफ वो यंत्र होता है जिसके द्वारा आप भूकंप की तीव्रता नाप सकते हो। अब पी वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। प्रोपगेशन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, वो होता है आपका किस इस तरीके से, आगे पीछे, ये आपने याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कंप्रेसिव होती है, और प्रेशर वेव्स होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये ऊपर वाली ये लॉन्गिट्यूडनल, और नीचे वाली जो है ये आपकी ट्रांसवर्स है। तो इसमें ऊपर नीचे क्या करता है, जो पार्टिकल है ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और लॉन्गिट्यूडनल में आपका आगे पीछे वाइब्रेट किया जाता है। अब पी वेव्स के बारे में देखकर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, सबसे कम हानि पहुंचाती हैं। उसके बाद इनका जो बोल सकते हैं मूवमेंट होता है वो होता है अप डाउन डायरेक्शनल में होता है, वर्टिकल। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी डायरेक्शन में, ये बोल सकते हैं ऑल मीडियम्स में जा सकती है, ठीक है ना, ये बोल सकती है ऑल मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं। शेयर स्ट्रेंथ होती है, याद रखना, ऊपर नीचे मैंने बताया था, ट्रांसवर्स के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा करती हैं सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक क्या एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखना है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है साउंड, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमेशा मीडियम की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे साउंड जो होता है ना, तो साउंड का एक चीज़ याद रखना, साउंड हमेशा एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड रहता है इसके लिए, या बोल सकते हैं एक मीडियम चाहिए, एयर चाहिए होती है इसको ट्रैवल करने के लिए।
तो ये आप याद रखें, जैसे मून पे अगर देखें तो मून में आपका एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे साउंड कम ही नहीं करता। पी वेव्स की अगर बात करें तो वेलोसिटी लगभग 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से देखने को मिलती है, पर वेरी कर सकती है। जैसे क्रस्ट की तरफ जो देखने को मिलती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वहाँ पे 13.5 बोल सकते हैं, सॉरी लगभग लगभग 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर सेकेंड क्रस्ट की तरफ होती है। 13.5 ये मेंटल की तरफ होती है, जो मिडिल लेयर होती है, और 11 के आसपास होती है सबसे इनर कोर में। अब देखो कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे साउंड वेव्स की अगर बात करें तो साउंड वेव्स की अगर बात करते हैं देखो, तो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, जब लिखा हुआ है ये डेंसिटी भी डिपेंड करती है एयर की, बट देयर आर द फ्यू एक्सेप्शन। जैसे मर्करी क्या होती है, डेंस होती है आयरन से, पर जो स्पीड होती है साउंड की वो आयरन में ज़्यादा होती है। जैसे हम पकड़ते हैं ना कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है आपकी, वो होती है आपकी सबसे पहले जो आपके सॉलिड्स होते हैं, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में देखने को मिलता है। पर मर्करी क्या आपका, मर्करी एक आपका बोल सकते हैं एक्सेप्शन है। अच्छा, पी वेव्स क्या होती है, फास्टर होती हैं एस वेव से, ये आप याद करना 1.7 टाइम्स ऑलमोस्ट क्या होती है, फास्टर होती है एस वेव से, ये आपने याद रखना है। और दूसरी मैंने बता दी थी कि अगर एस वेव्स की बात करें, जैसे पी वेव्स की बात करें लॉन्गिट्यूडनल है, एस वेव्स की अगर बात करते हैं ट्रांसवर्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, पी वेव्स एज एन अर्थक्वेक वार्निंग, सबसे पहले निकलती है तो सबसे पहले वार्निंग यही देंगी, ये आपने याद रखना। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग इज पॉसिबल बाय डिटेक्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव तो होती नहीं है, प्राइमरी वेव्स दैट ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू द अर्थ क्रस्ट, जो सबसे पहले की क्रस्ट की तरफ आती है। डू द डिस्ट्रक्टिव सेकेंडरी एंड द सरफेस वेव्स, ज़्यादा हानिकारक होती नहीं है। तो ये देखो लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस ऑफ द अर्थ क्वेक, फोकस जहाँ पे पैदा होता है, जिसे हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। द डिले बिटवीन द अराइवल ऑफ द पी वेव्स एंड अदर डिस्ट्रक्टिव वेव्स कुड बी अप टू द 60 to 90 सेकंड्स का फर्क देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो अर्थ को एक वार्निंग देंगे वो पी वेव से देंगे, क्योंकि लगभग 60 से 90 सेकंड ये भी इधर पता लग जाएगा। आप जानते हैं आज तक ऐसा कोई बोल सकता है हमने इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है जिससे क्या पता लग जाए कि भाई 5-10 मिनट पहले बोल सकते हैं आपका कितना, आधे घंटे 1 घंटे पहले पता लग जाए। मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट पहले लगा सकते हैं, वो प्राइमरी वेव्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सेकेंड वेव्स की अगर बात करें, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, शेयर होती है, डिस्ट्रॉक्शनल होती है, आपने ये याद रखना है। और ये देखो लिखा हुआ दे आर एलोगेशन टू वाटर रिपल्स और द लाइट वेव्स, इस तरीके से करती है मूवमेंट। इस तरीके से जब आप पत्थर मारते हैं ना पानी में, तो इस तरीके से क्या होती है, वेव फॉर्म्ड हो जाती है। और इसमें थ्रू क्रस्ट और आपको देखने मिलता है कि बोल सकते हैं क्रस्ट और ट्रफ दोनों देखने मिलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ इस तरीके से ऊपर नीचे, ठीक है ना। ठीक है, एस वेव्स अराइव एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स, याद रखना स्पीड, क्योंकि पी वेव्स की ज़्यादा है, एस की क्या आपकी कम है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये बाद में अराइव्ड होती हैं, पहले कौन है, प्राइमरी, जैसे नाम से पता लग रहा है। और फिर डिस्ट्रक्टिव होती है, थोड़ा सा हायर डिस्ट्रक्टिव होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती पी से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है द ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस कॉज ड्यू टू द दीज वेव्स। अच्छा, जो ट्रैवलिंग देखने को मिलती है ना, हल्का फुल्का जो झटके देखने को मिलते हैं, वो इसी के कारण साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल वे में देखने को मिलता है। आगे लिख दो, ये मेन पॉइंट है, एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द फ्लूइड्स एंड द गैसेस, सिर्फ किससे पास हो सकती हैं, आपका सॉलिड से। तो एस फोर सेकेंड, एस फोर सॉलिड, बस इतना इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। फिर आती है सरफेस वेव्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है सरफेस पे, सबसे पहले आपका इंट्रैक्ट होती है। जैसे इसमें आती है एल वेव्स, आती है लॉन्ग एल वेव्स, इन्हें बोला जाता है सरफेस वेव्स को। तो लिखा इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ द वेव्स कॉल्ड द सरफेस वेव्स, दीज वेव्स मूव ओनली अलोंग द सरफेस वेव्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ लंबी है, फ्रिक्वेंसी कम होगी फिर, और ये लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। और यहाँ आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, एपिसेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ, जो मैंने पॉइंट बताया था फोकस के ऊपर। अच्छा आगे देखो लिखा हुआ दे लॉस एनर्जी मोर स्लोली, काफ़ी धीरे धीरे क्या करती हैं, लॉस करती है एनर्जी को, और डिस्टेंस दैन द बॉडी वेव्स, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये आपने याद रखना है। फिर आती है जैसे लव वेव्स आती हैं, ये फास्टेस्ट सरफेस वेव्स होती है, अगर कभी पूछा जाएगा तो जो आपकी सरफेस वेव्स है उनमें एक लव वेव्स आती है, सरफेस वेव्स होती हैं, फास्टेस्ट होती हैं ग्राउंड्स पे, ठीक है ना, और साइड टू साइड मूव ऑन करती है। फिर रेले आती है, तो ये अप डाउन में करती है, और साइड टू साइड दोनों जगह कर देती है, थोड़ा सा स्लो होती है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट ऑफ द सेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम द अर्थक्वेक ड्यू टू द रेले वेव, याद रखना ज़्यादातर जो आपका बोल सकते हैं शेक होती है या डैमेज जो होती है वो रेले वेव्स के थ्रू होती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है हाउ डू द सेस्मिक वेव्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर। अब वो होता है क्या, देखो वो तो किससे पता लग जाता है, सैडोजोन से पता लग जाता है, सैडोजोन के बारे में आगे बता दूंगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैडोजोन के बारे में, कहाँ पे लिखा हुआ था, बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, पहले सैडोजोन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है द इमर्जेंस ऑफ द सैडोजोन पी वेव्स एंड एस वेव्स, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है द एंटायर जोन बियॉन्ड 103 डिग्री
के बाद जो आपका होता है वहाँ पर आपका एस वेव रिसीव ही नहीं होती। मतलब वो फॉर्म आपका बता सकता है कि अगर एस वेव रिसीव नहीं हो रही तो वहाँ पे या तो फिर आपका लिक्विड है या फिर आपका क्या है गैसेस फॉर्म में। अब गैसेस फॉर्म तो हो नहीं सकती, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, जो आउटर कोर होता है सबसे अंदर का आउटर कोर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका पता लग जाता है एस वेव से थ्रू, ये आपने याद रखना है। और जो पी वेव्स होती है वो 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री सेल्सियस सॉरी 142 डिग्री तक क्या करता है आपका शैडो जोन फॉर्म करता है। अब इससे क्या होता है कि इससे हमें मेंटल के बारे में पता लगता है और आउटर कोर के बारे में पता लग जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज होती है कि आपकी क्या होती है सॉलिड इनर कोर है, जैसे लिखा हुआ है हाउएवर द सेस्मोग्राफ लोकेट बियॉन्ड द 142 फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ द पी वेव्स बट नॉट द एस वेव्स, दिस गिव द क्लू ऑफ द सॉलिड इनर कोर। तो एक तो आपका लिक्विड आउटर कोर कौन बता देता है, आपकी एस वेव्स के थ्रू पता लग जाता है कि वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और सॉलिड इनर कोर के बारे में क्या होता है पी बता देता है। तो शैडो जोन जो होता है 103 142 तक जाता है आपका, और ये वो जोन होता है जहाँ पर आपकी दोनों बोल सकते हैं पी वेव्स या एस वेव्स दोनों आपकी बोल सकते हैं आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये देखने को मिलती जैसे एस वेव शैडो जोन जो बनता है 103 के बीच में आपको देखने मिलेगा, तो नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव हियर, यहाँ पे नहीं मिलती। तो इसके चक्कर में हम किसका पता लगा सकते हैं भाई, आउटर कोर का जो लिक्विड फॉर्म में। और फिर पी वेव्स का देखिए तो 103 टू 142 तक जाता है, ये आप याद कर लेना। तो इससे हम क्या कर देते हैं, जो आपका इनर कोर है जो सॉलिड फॉर्म में उसका पता लग जाता है, सिर्फ वहीं पर महसूस होती हैं ये। अच्छा लिखा हुआ है वाई डू साउंड वेव्स ट्रैवल फास्ट इन द डेंसर मीडियम वेर द लाइट ट्रैवल स्लोअर। अच्छा देखो लिखा हुआ है अब साउंड जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल होती हैं, मैकेनिकल में आपकी कौन सी होती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूड होती है, तो उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिखा हुआ हायर डेंसिटी लीड टू द मोर इलास्टिसिटी इन द मीडियम एंड हैंस दिस ईज द ईज बाय द विच कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस दिस वे द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द डेंसिटी। लाइट जो होती है वो ट्रांसफर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, and increase of the density increases effective path length and hence it lead to the higher refractive index। और हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के चक्कर में क्या होता है कि चलते आपका लोअर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। याद रखना आप लोग क्या लिखा हुआ है कि भाई साउंड वेव जो होती है वो डेंसर मीडियम में आपका फास्टर ट्रेवल करती है बजाय किसके, लाइट, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये बता दिया था मैंने, ये मेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। सबसे बाहर तो क्रस्ट वाला होता है, बता दिया था। अंदर की तरफ कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ से एस वेव यहाँ से जाती नहीं है, ठीक है ना, एस वेव यहाँ से गुजरती नहीं है, तो इसका पता लग जाता है फिर। और इनर कोर होता है, तो इनर कोर का पता किससे लगता है, ये देखो ये सभी जगह से चल जाती है पी वेव्स। पर थोड़ा सा जो शैडो जोन बनता है वो बनता है 103 टू 143 बोल सकते हैं, 150 बोल सकते हो, तो वहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। ये बता दिया था हाइपो सेंटर अंदर की तरफ, यहाँ पे फॉल्ट लाइन, और ऊपर की तरफ एपिसेंटर जहाँ पे सरफेस वेव्स आपको देखने मिलती है, ठीक है। ये डायरेक्शन है पी वेव्स और किसका, एस वेव्स का। ये आपका कैसा होता है, कंप्रेशन देखने को मिल रहा है ना, कि कहीं पे क्या होता है बिल्कुल क्लोज है, कहीं पे दूर दूर हो रहा है, तो ये कंप्रेशन होता है। और यहाँ पर जो एस वेव्स होता है ये आपको क्या देखने को मिला, ट्रफ और क्रस्ट दोनों चीज़ देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे वाला मूवमेंट, ठीक है। एस वेव्स भी आपके ट्रांसफर्स होती हैं, यहाँ आप याद कर लेना। सोर्स ऑफ द रिवर नाइल, अब देखो नील नदी के दो सोर्सेज हैं, क्योंकि नील नदी दो से बनती है, एक आपकी है हाँ, नील नदी जो आपकी है वो दो से बनती है, एक तो लेक विक्टोरिया जहाँ से वाइट नाइल निकलती है, और एक आती लेक टाना, ये आपकी इथियोपिया में, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो आंसर तो लेक विक्टोरिया, ये सबसे बड़ी झील है आपकी अफ्रीका की, याद रखना। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया ही है, 3 देशों से घिरी हुई है, मैं बता देता हूँ मैप में। तो ये 3 देश है, केनिया, दूसरा आपका तंजानिया, और ऊपर से युगांडा, ये 3 देश। तो यहाँ पर आपकी लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकलती वाइट नाइल, और आगे जाके इथियोपिया में आएंगे तो यहाँ पर लेक ताना है। यहीं पर लेक ताना पे बोल सकते हैं जब ब्लू नाइल निकलती तो यहीं पे एक रेंसा डैम है, ठीक है ना, जिसका विरोध करता है कौन, सूडान, बोल के पानी आप रोक रहे हो। और वाइट नाइल और बोल सकते हैं ब्लू नाइल खार्तुम में आके मिल जाते हैं, और खार्तुम में जन्म होता है किसका, मेन नाइल रिवर का। अब नाइल रिवर के आपको देखने को मिलेगा जब आप इजिप्ट में घुसेंगे तो सबसे पहले लेक नासिर देखने को मिलेगी, और वहीं पे आपको आसमान डैम देखने को मिलता है। फिर नील नदी का जो मुहाना है वो खुलता है मेडिटेरियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ, इस तरफ आपका रेड सी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखो ना, तो मैं जो बता रहा था गल्फ ऑफ अकाबा, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी की तरफ खुलता है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, जो पहला वाला क्वेश्चन था। जॉर्डन है यहाँ पे इसराइल है, इस तरफ आपका जॉर्डन है, ये जॉर्डन है ये वाला देश, और ये इसराइल है।
अच्छा, सुंडा स्ट्रीट जावा सी को कनेक्ट करती है इंडियन ओशन से, सही है। बॉस्फोरस ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा, बिल्कुल सही है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक, नहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है बल्कि मैटेरियन सी है यहाँ पे मैटेरियन सी आएगा, मैटेरियन सी है, तो ये गलत हो जाएगा थर्ड वाला। और बेरिंग स्ट्रीट आर्कटिक ओशन को, ठीक है, आर्कटिक ऊपर और पैसिफिक नीचे, हाँ बेरिंग स्ट्रीट कनेक्ट करती है। वहाँ पे दो सागर देखने को मिलते हैं, एक बेरिंग सी है और दूसरा चुकची सी है, इन दो कनेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मैटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, और यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो जलसंधि है वो अलग कर दी थी यूरोप को, किससे, अफ्रीका से। यूरोप का कौन सा देश है, तो यहाँ पे आप याद रखना, यूरोप का आपको जो देश देखने को मिलता है वो स्पेन देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ अफ्रीका का देश है मोरक्को, जो अलग हो जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है, और इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहीं पर आपको देखने को मिलता है कौन सा, इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से गुजरती है, याद रखता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से गुजरती है आपकी, और यहाँ की तरफ आपको चुपची सी देखने को मिलेगा, या ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन मेन है, और नीचे की तरफ आपको बैरिंग से देखने को मिलेगा, या पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। तो बैरिंग स्ट्रीट ये अलग कर दी थी किसको, आपका एशिया को अलग कर दी थी किससे, नॉर्थ अमेरिका से। या देश अलग अलग होंगे तो रशिया अलग हो जाता है किससे, अलास्का जो रीजन है किसका, यूएस का। इसके बाद आता है आपका कौन सा, जो ये ब्लैक सी आता है यूरोप की तरफ है, यहाँ पे आता है कौन सा, बॉस्फोरस जलसंधि, और फिर यहाँ पे आता है सी ऑफ मरमरा। यहीं पे आपका टर्की का एक भाग है इस्तांबुल, जो इस्तांबुल पड़ जाता है यूरोप की तरफ। याद रखना, दो ही देश हैं जो यूरोप और एशिया में आते हैं, एक है आपका टर्की और दूसरा आपका रशिया। तो इस्तांबुल जो पड़ जाता है वो आपका बॉस्फोरस जलसंधि के उस तरफ पड़ जाता है, जिससे वो यूरोप का भाग बन जाता है। फिर जब आप आते हैं सी ऑफ मरमरा से आप डार्डेनल्स की तरफ आते हैं, यहाँ पे डार्डेनल जलसंधि, और फिर आजियान सी में एंटर कर देते हैं, इटली ग्रीस इस तरफ। सुंडा स्ट्रीट की अगर बात करें तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा सुमात्रा है। सुमात्रा जो आइलैंड है वो किसका, इंडोनेशिया का है, और जावा भी आपका इंडोनेशिया का है, ये आपने याद रखना है। और बीच में आपको सुंडा स्ट्रीट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं बताना भूल गया, हाँ इंडियन ओशन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जावा सी है। ठीक है, यहाँ पे बता देते, तो जैसे इंडिया ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे सुंडा आइलैंड है जहाँ पे, तो यहीं पे आपको सुंडा स्ट्रीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जिब्राल्टर जलसंधि देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बैरिंग जलसंधि देखने को मिलेगी, किसके, रशिया और किसके बीच में, यूएसए के बीच में। और चौथा कौन सा था यार, चौथा था आपका कौन सा, बॉस्फोरस जलसंधि यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यूरोप में। अच्छा, द प्लानिटरी विंड्स दैट फ्लो बिटवीन द सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो इज नोन एज। तो देखो, सब ट्रॉपिकल जो हाई होता है इस तरीके से बनता है, तो ये बीच इस तरीके से बना दिया दो, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने बना दिया, तो ये 0, ये 30 डिग्री नॉर्थ, फिर यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, और इस तरफ अगर 30 डिग्री साउथ, ठीक है ना, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, ये ठीक है ना। तो बीच में जो होता है वहाँ पर हमेशा आपका जो बनता है वो बनता है आपका कौन सा, लो प्रेशर। क्योंकि लो प्रेशर ये होता है, देखो सुनो, जैसे कोई सरफेस है, तो सरफेस में क्या होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ से क्या होती है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जो हॉट विंड्स होती हैं या हॉट विंड्स होती हैं। तो होता क्या है कि इस तरफ आपका लो प्रेशर बन जाता है। अब क्या होता है कि कंपैरिजन में जो रिलेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोल्ड विंड्स होंगी। तो कोल्ड विंड्स क्या करती हैं, जहाँ पर क्या होती है, कोल्ड विंड नीचे की तरफ रहती है, आप जानते हैं कोल्ड विंड नीचे की तरफ रहती है, हाई जो बोल सकते हैं हॉट विंड्स होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती है, और जो ठंडी हवाएं होती है नीचे की तरफ बैठती है, तो नीचे की तरफ बैठेंगी तो हाई प्रेशर बना देंगी। तो होता क्या है कि अब जो हवाएं चलती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, याद रखना, हवाएं जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ये हमेशा याद रखना। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ, और कौन चलेंगी, ठंडी। तो बीच में जब क्या होता है कि आप जानते हैं इक्वेटर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका लो प्रेशर बन जाता है, तो ये आपका इक्वेटोरियल लो होता है, फिर ये होता है आपका हाई जोन, फिर होता है लो, और फिर होता है हाई। इस तरीके से याद कर लेंगे। तो ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो के बीच में आपको देखने मिलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो बोल रहा है देखो कि भाई सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, तो देखो लिखा हुआ है कई सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक हीट होती है, मैंने बताया गर्मी के कारण प्रेशर बेल्ट्स होती हैं आपकी, उसकी वजह से एपरेंट ऑफ द सन इसकी वजह से देखने को मिलता है। आपका कॉन्टिनेंट ओशन की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ इसकी वजह से भी आपको हवाएं देखने को मिलती है। तो लिखा हुआ था पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लानिटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन। ठीक है ना, ऑफ द एटमॉस्फेयर, द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट इन द मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो बीच में आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो हो जाता है,
ITCZ, ये थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर नीचे हल्का सा टिल्ट मार सकता है जब आपका सन क्या होता है, जब आपका गर्मियों के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने बोल सकते हैं दूरी पे झुकी हुई है। और जब क्या होती है, ठंड होती है तो थोड़ा ये साउथ की तरफ चला जाता है, सदर्न हो जाता है। तो जो हेडलेस सेल्स पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी सब ट्रॉपिक, देख लीजिए ये आती है आपकी ट्रेड विंड्स की तरफ, हेडलेस सेल्स ऊपर, तो ट्रेड विंड्स की तरफ ही होती हैं। उसके बाद मिड लैटिट्यूड सेल्स होती है जिसे फेरल सेल्स कहा जाता है, आगे पढ़ाऊंगा। तो ये आपके वेस्टर्नलीज पे आता है, जहाँ पर आपका कौन सा होता है, देखो ये होता है बीच में लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपका लो होता है और सबसे नीचे फिर क्या होता है, हाई प्रेशर आ जाता है। और फिर होती है पोलर सेल्स, ठीक है ना, पोलर सेल्स आपकी इस तरफ होती है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हेडलेस सेल्स जो होती है ITCZ की तरफ होती है, कभी अगर पूछा जाए तो ये आपका बोल सकते हैं जो आपकी देखने को मिलती है कौन सी, ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, व्यापारिक पवनें, इनकी डायरेक्शन बताऊंगा, इस तरफ होती है। देखो व्यापारिक इसलिए बोला जाता है कि पुराने समय में क्या होता था, जो जहाज चला करते थे वो इन हवाओं की वजह से क्या करते थे, अपने डायरेक्शन का पता लगाते थे, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन। और ये अपनी कभी डायरेक्शन नहीं बदलती, क्योंकि ये परमानेंट वेव्स है, सॉरी परमानेंट क्या विंड्स हैं, ये अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो हेडलेस सेल्स होती है आपकी कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पे आपका ट्रेड विंड्स या जो बोल सकते हैं आपका ये 0 से नीचे और 30 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा बनती है, ट्रेड विंड्स बनती है, खत्म बात, परमानेंट विंड्स हैं। उसके बाद आती है आपकी फेरल सेल्स, फेरल सेल्स बनती है आपकी, ये आपको जाना पड़ेगा 30 से 60 के बीच में, और यहाँ पर होती हैं आपकी वेस्टर्नरीज, जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ जिन्हें बोला जाता है, ये होती है, ये उल्टी दिशा में चलती है, जहाँ पर बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका, आपका जो बोल सकते हैं आपका हेडलेस सेल्स का था, तो अपोजिट होता है। तो ये आपका लगभग 30 से 60 के बीच में, दोनों बोल सकते हैं हेमिस्फीयर में। उसके बाद पोलर आती है, पोलर आपका 60 से 90 की तरफ है, ये आपने याद रखना है। और फिर वॉकर आती है, वॉकर क्या होता है, एक फिनोमिना है। वॉकर में क्या होता है कि जो वार्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन का, उसकी तरफ देखने को मिलता है। तो उस बोल सकते हैं कि जो इफेक्ट होते हैं आपके वार्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट होते हैं पैसिफिक ओशन में जो देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से वॉकर सेल्स बन जाती है। जैसे वॉकर सेल्स में लिखा हुआ है, जैसे अमेरिकन कॉस्ट एंड द रिप्लेस द कूल पेरुवियन करंट apparent in the warm water in the cost of the Peru is known as the El Nino effect। अब दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एल नीनो और लालीना, लालीना। अब देखो मैं इस भारत के हिसाब से बता दूंगा एल नीनो लालीना इफेक्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिलहाल। अच्छा एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ENSO, तो ये क्या होता है, द कंबाइंड फिनोमेना सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट, ठीक है ना। अब इसको मैं बता देता हूँ, आगे समझा दूंगा आपको, पहले समझ जाते हैं किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड्स। तो पहले आती है परमानेंट या प्राइमरी विंड्स आती है, उसमें ट्रेड विंड्स आती है, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज आती है आपकी, ठीक है ना। तो जो पहले आती है आपकी कौन सी, और दूसरी, अच्छा सॉरी, तो प्राइमरी हो गई, दूसरी आती है सेकंड या पीरियोडिक विंड्स आती है, उसमें मानसून आ जाता है आपका, लैंड एंड सी ब्रीज आ जाता है, माउंटेन एंड वैली ब्रीज आ जाता है, लोकल विंड्स आती हैं जो आपकी छोटी छोटी स्मॉल एरियाज में आपकी पाई जाती है। परमानेंट विंड साल भर चलती है। पीरियोडिक विंड्स जो होती है एक सीजन होता है, जैसे मानसून आपका जानते हो भारत में कब आ जाता है, जून में आता है, और एंड तक जब वापस चला जाता है तो एंड लगभग अक्टूबर नवंबर तक वापस चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अच्छी पिक्चर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बीच में होती है, फिर उसके बाद ट्रेड विंड्स होती हैं, तो इनकी डायरेक्शन आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ है, अंदर की तरफ है। फिर जब आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आते हो, तो मैंने बताया था ये बीच वाला जो रीजन है ये कौन सा आपका हेडलेस सेल्स का है। फिर उसके बाद जो आपका वेस्टर्नलीज का आता है, ये उल्टी डायरेक्शन में चलती है, मतलब इनका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे फेरल सेल्स होती है, और सबसे ऊपर होते हैं पोलर सेल्स, पोलर ईस्टलीज। फिर डायरेक्शन क्या हो जाती है, फिर ये ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये अब एक चीज़ याद रखना, इक्वेटोरियल लो जो प्रेशर होता है, जहाँ पे ITCZ जोन होता है उसे डोल्ट्रम रीजन बोलते हैं, और जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड देखने को मिलता है, अश्व अक्षांश देखने को मिलता है, ये याद कर लेना। पढ़ लेते हैं। तो ट्रेड विंड्स पहले पढ़ लेते हैं, ट्रेड विंड्स तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टुवार्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में होता है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलता है, ये याद कर लेना। और इसमें देखने को मिलता है कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट, और फेरल लॉ का करता है, काम करता है। अच्छा उसके बाद देखा जाएगा तो वेस्टर्नलीज आती हैं, वेस्टर्नलीज ये 30 टू 60 के आसपास देखने को मिलती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आपको देखने को मिलती है। इन्हीं की वजह से सर्दियों में उत्तर भारत की तरफ बारिश होती है, वेस्टर्नलीज जो भूमध्य सागर से होते हुए आती है मेडिटेरियन सी से। तो 42 अच्छा एक चीज़ है कि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा क्या लैंड मास है नहीं, ज़्यादातर ओशन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से चलती है वेस्टर्नलीज 42-60 के आसपास। तो जो 40 बोल सकते हैं डिग्री जो आपकी क्या होता है लैटिट्यूड्स होता है, अक्षांश रेखाएं होती है, वहाँ पे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ऑस्ट्रिकिंग 60, ये बस ये है कि 40 डिग्री जो अक्षांश है, 50 डिग्री अक्षांश है,
या 60 डिग्री अक्षांश है, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स, तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चलती है, तो तब बोला जाता है बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए चलती है, तब बोलते हैं रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 एंड स्ट्रीकिंग 60। तो याद रखना सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है 40 बोल सकते हैं साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ को, ये याद रखना। पोलर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती है। अब पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर जो लोज होता है वहाँ पर ही देखने को मिलती है आपकी। पीरियडिक जो आती है उसमें मैंने बता दिया था, मानसून एक अच्छा एग्जांपल है, लैंड सी ब्रीज आ जाता है, माउंटेन एंड वैली ब्रीज आ जाता है, साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स ये सारे फॉर्म्ड होते हैं, तो याद कर लेना। अच्छा, साइक्लोन जो होता है उसका लो प्रेशर अंदर की तरफ होता है, हाई प्रेशर बाहर की तरफ होता है। एंटी साइक्लोन उल्टा होता है, हाई प्रेशर अंदर की तरफ और लो प्रेशर बाहर की तरफ। अब जैसे होता है ना कि आपका साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन में क्या होता है कि अंदर बारिश नहीं होती, चारों तरफ बारिश होती है, ठीक है ना, और एंटी साइक्लोन होती है जिसमें कंडीशन के बनती है सुहाना मौसम देखने को मिलता है। अच्छा, मानसून की अगर बात करें तो मानसून आपका लार्ज स्केल पे देखने को मिलता है, और सीजनल रिवर्सल भी देखने को मिलती है विंड डायरेक्शन के हिसाब से, और इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें किसमें, कॉरियोलिस फोर्स का, और ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अब किस किस क्षेत्र में मानसून देखने को मिलता है। तो ये हो गया पाकिस्तान, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्टर्न एशिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, चाइना। अब देखो लिखा हुआ है आउटसाइड इंडिया इन ईस्टर्न एशियाटिक कंट्री जैसे चाइना और जापान, यहाँ पर क्या होता है जो विंटर मानसून होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। भारत में कौन सा होता है आपका समर मानसून होता है। तो देख लीजिए ये आता है केरल के आसपास आ जाता है, 1 जून के आसपास आ जाता है। और ये कहाँ से आता है, ये मेडागास्कर से होते हुए आता है। कारण क्या बनता है कि आप जानते हैं मई अप्रैल में और जून में काफ़ी गर्मी होती है, तो यहाँ पर आपका एक है बोल सकते हैं पामीर नॉट, और यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो गर्म होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो बोल सकती है गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, और यहाँ पे बन जाता है कौन सा आपका लो प्रेशर बन जाता है। तब ये क्या करती है कि इधर की इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन इस तरफ आपका किन को खींचती है, हवाओं को खींचती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसके हिसाब से, रिलेटिव के हिसाब से। और आप जानते हैं सागरों से अगर आ रही है हवाएं तो वो अपने साथ के लेके आएंगी, बोल सकते हैं नमी लेके आएंगी या बारिश करते हुए आएंगी। तो इस तरीके से आपका क्या आता है मानसून आता है। अब एक लौटता हुआ मानसून होता है जाता हुआ, तो इस डायरेक्शन से वापस चला जाता है और ये बारिश करते हुए चलता है तमिलनाडु के तट पर। कई बार पूछा जाता है कि जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है वो कहाँ पर बारिश करते हुए चलता है, तो कोरोमंडल कोस्ट जो है उस तरफ करते हुए जाते हुए चलता है वो। अच्छा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो जब गर्मी पड़, जब क्या होता है धूप खिली हो रही थी, तो अब जो आपका क्या होता है लैंड होता है, जो भूमि होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है बजाय पानी के। जल्दी गर्म होगी तो यहाँ से वार्म एयर ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, उठी है ना। और जो बोल सकते हैं समुद्र होता है उसका पानी धीरे धीरे क्या होता है गर्म होता है। तो रिलेटिव के हिसाब से देखा जाए, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी, यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हवाएं जो चलेंगी आपकी वो C2 बोल सकते हैं किस तरफ, लैंड की तरफ चलेंगे, इसलिए बोला जाता है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज आपको सुबह के टाइम पे देखने मिलता है, दिन के टाइम पे देखने मिलता है, ठीक है। लैंड ब्रीज उल्टा। अब वही कंडीशन है कि भाई जो आपके क्या है लैंड है, भूमि है, वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और जो पानी होता है समुद्र का या पानी जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर फिर क्या बन जाता है लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो रात को उल्टा चलता है। अब बोल सकते हैं ज़मीन से और पानी की तरफ क्या चलेगी आपकी हवाएं चलेंगी, लैंड से सी की तरफ, तो इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज होता है रात के टाइम पे से। अब देखो वैले और माउंटेन ब्रीज भी इसी तरीके की होती है। चट्टान जल्दी गर्म होगी, यानी बोल सकते हैं पहाड़ जल्दी गर्म होंगे, और जो बोल सकते हैं घाटी वो देर से गर्म होगी। तो होता क्या है कि अब क्या होती है कि जो वार्म एयर वो ऊपर की तरफ निकलने लग जाती है, देखो ये चट्टानों से ऊपर की तरफ निकलती है, और जो कोल्ड एयर है वो किस तरफ जाने लग जाती है घाटी की तरफ। तो इसे बोलते हैं आपका क्या वैले ब्रीज। और रात के टाइम पे क्या होता है उल्टा होता है फिनोमेना, ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और ये गर्म रहती बनी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती कौन सी वार्म एयर, और फिर नीचे की तरफ बहती है ऐसे इस तरफ घाटी से, बोल सकते हैं सॉरी पहाड़ से घाटी की तरफ बहती है क्या आपकी हवा। यहाँ से क्या बह रही है, यहाँ से उल्टा चल रहा है, यहाँ से वार्म एयर ऊपर की तरफ उड़ गई और यहाँ से नीचे की तरफ बहती है, तो ये चलती है आपकी कहाँ से वैली टू, मतलब ये टकरा के इस तरीके से चलेगी वैली टू माउंटेन। तो ये दिन के टाइम पे वैली टू माउंटेन, और रात के टाइम पे माउंटेन टू वैली, ठीक है ना, पर्वत से घाटी की तरफ। कुछ आपकी क्या आ जाती है लोकल विंड्स भी आ जाती हैं। लोकल विंड्स में जैसे आपकी कौन कौन सा, जैसे कोल्ड विंड है, पंपेरो है, गार्गले है, बोरा, ठीक है ना। एक आती है ट्रेमोंटेन, एक मिस्ट्रल्स आती हैं। वार्म विंड्स भी हैं कुछ, फोएन, चिनोक, जोंडा। जैसे भारत की कौन से लोकल विंड, लू जो आपको उत्तर भारत की तरफ देखने में, शिरोको, ये आपको देखने को मिलता है। लू की अगर बात करें हार्मफुल है क्योंकि इसमें ये ड्राई होती हैं, तो जब ये हमारे शरीर से टकराती है तो हमारे शरीर का जो बोल सकते हैं पानी है, तो उसे क्या करती हुए चलती है अपने साथ खींच के चलती है, तो हॉट एंड ड्राई होती है।
जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, पानी की कमी पड़ जाती है, जैसे सनस्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चलती है, याद रखना, मई जून के आसपास। फोएन जो है ये आल्प्स माउंटेन की तरफ चलती है, याद रखना। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। चिनूक की बात करें यूएसए कनाडा में आपका ये देखने को मिलती है। उसके अलावा मिस्टल्स हैं, मिस्टल्स आपका मेडिटेरियन सी की तरफ देखने को मिलती है, हाई स्पीड होती है, कोल्ड एंड ड्राई होती हैं। सिरोको की अगर बात करें ये भी आपका मेडिटेरियन सी पर सहारा की तरफ चलती हैं, ठीक है ना, हार्मफुल हैं काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, ये कुछ आपकी बोल सकते हैं लोकल विंड्स आ जाए, चिनुक हो गई आपकी, नॉरिस्टर ब्लिजार्ड हो गई, नॉर्थर हो गई, नॉर्टे हो गई, पम्पेरो साउथ अमेरिका। उसके बाद बर्ग आ गई आपके साउथ अफ्रीका में, हबूब ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हरमाटन आ गई आपकी वेस्टर्न अफ्रीका में, खमसीन, सिरोको ये आपकी कहाँ से आ गई बोल सकते हैं नॉर्थ अफ्रीका आ गई। फिर यूरोप की देखेंगे तो हैन, बोरा, ठीक है ना, एटाशियन, फोयन, मिस्टल्स, लिवेंट। और पेपरों में कई बार ये भी पूछा जाता है बुरान और काराबुरान, ये रशिया की तरफ है। और ब्रिकफील्ड और सदरली आपकी किस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अच्छा, मैच करना इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो 38 पैरेलल है आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, 49 पैरेलल है आपकी यूएस और कनाडा के बीच में। इस हिसाब से मतलब जो आपका ये 38 पैरेलल मतलब 38 डिग्री नॉर्थ, जहाँ से ये जाती है 49 का और ऊपर होगी पृथ्वी है ना, तो जीरो बीच में होता है, फिर एक एक करके इस तरीके से 90 की तरफ जाती है। तो यहाँ पे 38 कहीं यहाँ पे होगा, 49 ऊपर की तरफ होगा, तो जहाँ से गुजरती है तब इसको नाम दे दिया गया। डोरन लाइन बिल्कुल है पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो फर्स्ट का बी, टू का सी, थ्री का ए, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट का बी है, टू का ए है और थ्री का सी है। तो मैं यहाँ पे अच्छा ये तो देख लिया। अच्छा, डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन चाइना इंडिया, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, 17 पैरेलल साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम, 20 पैरेलल ये लीबिया और सूडान के बीच में, 20 डिग्री पैरेलल 22nd पैरेलल इजिप्ट और सूडान के बीच में, 25 पैरेलल मॉरिटानिया और माली के बीच में, 31 पैरेलल इराक ईरान के बीच में, 38 पैरेलल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, 49 पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच में। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरफ है आपकी डूरन, इस तरफ आपकी बोल सकते हैं कौन सी, रेड क्लिफ, इस तरफ आपकी मैकमोहन लाइन, ठीक है ना। और कौन सी थी यहाँ पर आपका साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर 38 डिग्री पैरेलल है और ये आपकी 49 डिग्री पैरेलल है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन, तो ये आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर देखा जाए साइज के हिसाब से सबसे बड़ा पैसिफिक, इंडियन, फिर अटलांटिक, नहीं रुकना है, फोर ओशन हिस्टोरिकली दिया रहा। अच्छा, उसको सदर्न वाले को कंसिडर नहीं किया जाता, और सदर्न वाला जो आपका कौन सा अटलांटिक वाला उसे बता, ठीक है ना, वो थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे पैसिफिक पहला है, पैसिफिक फर्स्ट है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है और फिर आर्कटिक है। तो पैसिफिक अगर देखा जाए सबसे बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन ओशन आता है थर्ड लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही है। और किस शेप में, ट्राइंगल शेप में। अटलांटिक ओशन की बात करें एस शेप में, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ बीच में एस शेप का ये अटलांटिक ओशन, ये ट्राइंगल शेप का आपका इंडियन ओशन इस तरफ, और इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन, ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन और नीचे की तरफ सदर्न ओशन या अटलांटिक ओशन इसे बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है डेन्यूब ऑस्ट्रिया, ठीक है, बहुत सही है, डेन्यूब उधर ही बहती है यूरोप की तरफ। टिग्रिस इराक, ठीक है, और मैकोंग वियतनाम, ठीक है, सारे सही है। अगर डेन्यूब की बात करें, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मालदोवा, यूक्रेन होते हुए जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसका क्या है, ट्राइजेक्ट्री है, ठीक है ना। तो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, क्रोशिया, ऊपर स्लोवाकिया, ठीक है ना, ये याद कर सकते हैं। डेन्यूब हो गई, फिर टिग्रिस आती है। अब टिग्रिस और यूफ्रेटस ये दो नदियाँ हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा सीरिया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सीरिया, ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे जल गिरा देती हैं दोनों नदियाँ। अब इसी के बीच में आप जानते हैं मैसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। मैकोंग रिवर चाइना से होते हुए, और जो आपके आसियान देश हैं, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ से होते हुए और साउथ चाइना सी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। इस तरफ आपका अंडमान ओशन है, सॉरी अंडमान सी है। एक प्रोजेक्ट आता है मैकोंग गंगा कॉपरेशन, तो इंडिया और जो 5 आपके के आसियान देश है, कंबोडिया, लाओस, ठीक है ना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इनके बीच में। और ये क्या करती है, कल्चरल और बोल सकते हैं कल्चरल और कमर्शियल लिंकेज को बनाती है भारत और इन देशों के बीच में, याद रखना। 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी वियंटाने, जो बोल सकते हैं लाओस की राजधानी है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।